पैरेलल फोर्सेस एंड कपल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कंटेंट भी है इसमें, कंटेंट में क्या क्या बोले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पैरेलल फोर्सेस पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या आएगा हम लोग का, लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आएगा। उसके बाद हम लोग का आएगा 5 नंबर में मेथड ऑफ फाइंडिंग मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस। 6 नंबर में एनालिटिकल मेथड होगा। 7 नंबर में होगा मेरा एक ग्राफिकल मेथड होगा। उसके बाद हम लोग कपल्स के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। कपल्स क्या है, एक तरह का मूवमेंट ही है, उसको डिफरेंस हम थोड़ा देर में बताएंगे। तो पहले पैरेलल का मतलब हम समझा रहे थे कि एक अगर ट्रैक अगर आपको देख रहा होगा रेलवे ट्रैक, तो देखिएगा कि उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा अगर 2 मीटर है तो हमेशा 2 ही मीटर रहता है। अगर ब्रॉड गेज है 1.5 या 1.8 मीटर का अगर हमेशा रहता है तो 1.8 मीटर ही हमेशा वो डिस्टेंस बीच में रहेगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे 1.8 मीटर, कहीं पे 2 मीटर, कहीं पे 3 मीटर का आएगा, तो ऐसे तो चलेगा नहीं ट्रेन। कहीं पर भी अगर पैरेलल का मतलब अगर आपको समझना है तो पैरेलल एक आपका कंपैरिजन चीज है कि एक लाइन अगर आप ड्रॉ कर दिए, उसी के लाइन, उस लाइन के साथ आप अगर एक लाइन और ड्रॉ किए और वो दोनों लाइन के बीच में हर जगह पे डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, तब जाके वो दोनों लाइन को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है। जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप देखिए बढ़िया से विजुअलाइज करिए। यहाँ पे जो यहाँ पे ए नंबर फिगर में है कि लाइक पैरेलल फोर्सेस है, उसको देखने का जरूरत नहीं लाइक और अनलाइक का, आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है कि दो पैरेलल लाइन कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना हमेशा कांस्टेंट रहेगा, देख सकते हैं आप, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन में हो या फिर वर्टिकल एक्सिस में हो या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, आप विजुअलाइज हो सकता है कर सकते हैं। अगर एक लाइन को हम इंक्लाइन प्लेन पे रखें और दूसरे लाइन को भी उतने ही एंगल में हॉरिजॉन्टल से या फिर वर्टिकल एक्सिस से उतने ही एंगल में अगर उसको भी हम में रख दें, तो दोनों लाइन क्या होगा, मेरा पैरेलल होगा। या फिर अलग तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर एक लाइन ड्रॉ है, उस लाइन को क्या किया हम लोग, जितना डिस्टेंस इनिशियल है उसको अगर फाइनल डिस्टेंस तक अगर वही रखेंगे और वहां से लेकर के एक लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें तो दोनों लाइन एक दूसरे के साथ हमेशा पैरेलल होगा। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब शायद समझ में आ गया तुमको। पैरेलल में दिक्कत नहीं ना है, आवाज आ रही है ना? यस सर, दिक्कत नहीं। ओके, तो पैरेलल का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल फोर्स, ये चीज हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग जानते हैं कि फोर्स एक क्या है, पुल है या क्या है। तो हम लोग कहाँ पे थे कि एक जो फोर्स का डेफिनेशन था कि एक पुल या पुश होता है। सेकंड डेफिनेशन हम लोग का क्या था कि फोर्स की वजह से हम लोग का डायरेक्शन चेंज हो जाता है किसी भी बॉडी, माने अल्टर कर देता है, अगर ऊपर की तरफ था नीचे की तरफ आ जाता है। और थर्ड जो हम लोग मेन डिफिनेशन जो फोर्स का जो पूछता है एग्जाम में, वो हम लोग क्या पढ़े थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल फोर्स। इसका प्रूफ भी मैं बताया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हम लोग प्रूफ कर चुके थे जब हम लोग फोर्स का डेफिनेशन जब पढ़े थे, डेफिनेशन ऑफ फोर्सेस, तो वो बताया था मैंने। तो यहाँ पे क्या है कि अल्टर जो मोशन कर रहा था ना, वो एक एग्जांपल आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग सर प्रेजेंटिंग ऑफ हो गया है। प्रेजेंटिंग स्टॉप तो नहीं किया है मेरा यहाँ पे, वही तो चल सर रहा है। स्टॉप बता रहा है। कोई प्रेजेंट कर दिया था क्या बीच में? अब दिख रहा है? हाँ सर अब आ रहा है। ठीक है, तो फोर्स जो है ना एक मोशन का मोशन को अल्टर कर देता है कि अगर ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ आ सकता है, या फिर बाएं की तरफ जाता है तो दाएं की तरफ आ सकता है। तो ये चीज है, जैसे कि एक एग्जांपल है हम लोग का, एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं कि जब आप क्रिकेट बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो देखते हैं कि आपका जो है ना बॉल नीचे की तरफ आ जाता है। इसका मीनिंग यही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग का, वो बॉल को नीचे की तरफ खींचता है। मतलब जो डायरेक्शन उसका था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उस बॉल को नीचे की तरफ खींच लेता है। मतलब क्या कि एक बॉडी का, किसी भी बॉडी का अगर मोशन उसमें है तो उस मोशन को वो अल्टर कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ला सकता है। और थर्ड जो डेफिनेशन था आपका, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल फोर्स, वो भी एक हम लोग का डेफिनेशन था। जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आया था, वहां से हम लोग पढ़े थे फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन था।
और CGS यूनिट हम लोग का डाइन था, और उसमें हम लोग फिर देखे थे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन था। ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं जो पहला वाला चैप्टर था। तो जिसको अगर नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा जब हम बोलेंगे तो आप लोग कैप्चर कर लीजिएगा। फिर हम लोग जब नॉर्मल या फिर जैसे भी क्लास या फिर कुछ होता है तो आप लोग से फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो अभी आज इस क्लास में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि पैरेलल फोर्सेस क्या होता है। अब क्या करेंगे, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, माइक्रोफोन को ऑफ कर दिया आप लोग, माइक्रोफोन को ऑफ कर दिया। ठीक है, तो अब पैरेलल फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि पहले दो लाइन खींचो आप, किसी कहीं पर भी दो लाइन को ये ड्रॉ करो, और उस लाइन में आप क्या कर दो, रोहित सिंह। अरे पहले पढ़ लो उसके बाद देख लेना रिजल्ट, उसके बाद बिहार का रिजल्ट देख लेना, वो बाद में देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, वो ड्रीम 11 का ये नहीं सुना है क्या परिचय? वो अभी 1 घंटा कर लेने दो, किसी और को देख लेने दो उसका काम, तुम्हारा काम दूसरे को कर लेने दो, अभी तुम पढ़ लो। ठीक है, तो पैरेलल फोर्सेस क्या होता है कि मान लीजिए दो ट्रैक है, वो जो ट्रैक था ना उसी ट्रैक में क्या किया आप, तो पुलिंग जो है ना, पाइलिंग एक मशीन होता है, वो पाइलिंग मशीन को लगा दीजिए दोनों तरफ। मतलब क्या, एक ही लाइन में या फिर एक ही डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स का जो डिस्टेंस है एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे ही रहेगा। मतलब क्या कि दो लाइन जो था पैरेलल लाइन, इसी वजह से हम लोग को पहले समझना था कि पैरेलल लाइन क्या होता है। तो अगर दो पैरेलल लाइन बीच में दो फोर्स लग रहा हो और उस फोर्स का डायरेक्शन कुछ भी हो, उस डायरेक्शन का बात हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन का बात हम लोग को करना ही पड़ेगा, तो बाद में बात करते हैं उसका डायरेक्शन का। तो पहले समझ लेते हैं कि पैरेलल फोर्स क्या होता है। मान लीजिए दो लाइन है और उस दो लाइन में क्या आप फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हो किसी भी चीज को, तो उस चीज को खींचने में क्या कर रहे हैं आप, उस लाइन का डिस्टेंस को दाएं बाएं नहीं कर रहे हैं, उसको कॉन्स्टेंटली खींच रहे हैं, और उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। डिस्टेंस का जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसको छेड़छाड़ नहीं करना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको कॉन्स्टेंट रखते हुए उस बॉडी को मोशन में लाना है, तब जा करके उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद पैरेलल फोर्सेस का दो टाइप होता है, एक होता है लाइक पैरेलल फोर्सेस और दूसरा होता है आपका अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये इंट्रोडक्शन में हम लोग का यही है कि पैरेलल फोर्सेस क्या होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पैरेलल फोर्सेस में हम लोग आएंगे तो हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब हम आपको बता रहे हैं कि लाइक पैरेलल फोर्सेस जो है, यहाँ पे देखिएगा कि जो लाइक पैरेलल फोर्सेस है उसमें क्या होता है, आप लोग बढ़िया से समझ। मान लीजिए कोई भी फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, कोई भी फोर्स का मतलब मीनिंग यहाँ पे ये है कि कोई भी पैरेलल लाइन में अगर फोर्स का डायरेक्शन आपका सेम रहता है, मतलब सेम डायरेक्शन, अगर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर रहे, या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हमेशा रहेगा, तो वहां पे मेरा फोर्स डायरेक्शन अगर सेम रहे तो लाइक पैरेलल फोर्सेस होगा, अगर पैरेलल लाइन में फोर्स लगेगा। अगर आपका क्या हो गया कि एक फोर्स दूसरे फोर्स के ऑपोजिट में लगेगा, तब क्या होगा आपका, अपोजिट या फिर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होगा आपका। दोनों का फिगर आपको शायद दिख रहा है क्या यहाँ पे, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का डिफिनेशन दिख रहा है क्या? ठीक, कुछ है नहीं, डिफिनेशन कभी कभार आ जाता है, तो अगर आपको डिफिनेशन आए ये चीज लिख देना है, ये फिगर बना दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो दोनों चीज आपको इस वजह से बताया जा रहा है क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, कपल्स पढ़ना है, और कपल्स का डिफिनेशन में ही ये चीज आपको लगेगा कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होता है। फिर से मैं एक बार बता दूं कि लाइक पैरेलल फोर्सेस वही होता है जिसमें दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर फोर्स का डायरेक्शन सेम रहे, उस समय आपका क्या होगा, लाइक पैरेलल फोर्सेस होगा। देख लीजिएगा, द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड all the direction are same is known as like parallel। और अगर आपका unlike parallel forces का definition लगना है तो क्या लिखना है, the forces whose line of action are parallel to each other and all the direction
of them do not same in the same do not a same direction as shown in figure above, known as unlike parallel force. Definition आपको ये उतना ये करने का जरूरत नहीं है, मेमोराइज करने का जरूरत नहीं है। आपको समझना है कि लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होता है। इसी के बेस पर हम लोग ना कुछ चीजें फिर ये करेंगे, सीखेंगे कि हम लोग का जो मूवमेंट था इससे पहले वाले चैप्टर में मूवमेंट क्या होता था उसका डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर टॉर्क क्या होता है उसका डिफिनेशन जानेंगे। उसके बाद फिर कपल्स क्या होता है उसका डिफिनेशन जानेंगे। क्योंकि आप अगर ये चीज पैरेलल और अनलाइक लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस नहीं जानेंगे तो आपको फिर बाद में दिक्कत होगा। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस और लाइक पैरेलल फोर्सेस समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। समझ में आया? हाँ सर। कुछ था नहीं इसमें कुछ था नहीं। अब हम लोग ना जो बेसिक चीजें है ना पहले वो समझ लीजिए आप लोग, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बेसिक चीज अगर आपको समझ नहीं आएगा ये सब चीज तो फिर बाद में फिर आप बहुत ये करिएगा। देखिए हम लोग एक चैप्टर ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि आपका मूवमेंट क्या होता है। तो मूवमेंट के बारे में हमको अभी ज्यादा बोलने का शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि मूवमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस हम पढ़ के एक ही पढ़ाए आपको। तो शायद मूवमेंट का डिफिनेशन आता है, क्योंकि ये सारी चीज आप लगेगा। ये बहुत सारे एग्जाम में डिफिनेशंस विद डिफरेंसेस आता है कि आपको टॉर्क, मूवमेंट और कपल्स के बारे में डिफिनेशन ही नहीं पता है आपको कि उसके बीच में डिफरेंसेस क्या है। आप किसी भी लड़के को पूछिएगा, देखिएगा टॉर्क और मूवमेंट या फिर कपल्स को सारे को सेम बोलेगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा है इससे पहले कि मूवमेंट क्या होता है। तो मूवमेंट क्या है, एक फोर्स है और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों का प्रोडक्ट है। क्या डिफिनेशन? मूवमेंट इज द प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मूवमेंट के बारे में एक चीज और बताया था हम कि मूवमेंट को कहीं पर भी कैलकुलेट करना है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट लेना है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्रॉस सेक्शन में आप फाइंड आउट कर लिया, ऐसा नहीं है। मूवमेंट के बारे में ऐसा हम लोग कभी पढ़े ही नहीं है। हमेशा किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट फाउंड आउट के लिए हम लोग दो चीज बहुत ज्यादा दिए थे, तीन चीज पर, कि कहाँ पे फोर्स लग रहा है, कहाँ पे मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे मूवमेंट कैलकुलेट करना है आपको, और उस फोर्स के वजह से और जहां पे मूवमेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फोर्स और डिस्टेंस के बीच में अगर 90 डिग्री बन रहा था तभी हम लोग मूवमेंट वहां पे कैलकुलेट कर रहे थे। अदरवाइज जहां पे नहीं कर रहा तो वहां पे हम लोग मूवमेंट जीरो देखे हुए हैं। बहुत जगह पे देखे हैं हम लोग जहां पे कोइंसाइड करता है दोनों पॉइंट, जहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड द पॉइंट एट व्हिच वी वांट टू कैलकुलेट द मूवमेंट, जहां पे दोनों कोइंसाइड कर रहा था वहां पे हम लोग मूवमेंट जीरो कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो वो चीज आपको आता है कि किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट जीरो हो सकता है या फिर वहां पे कुछ वैल्यू हो सकता है। तो मूवमेंट के बारे में इतना आप लोग जानते थे। और दूसरा जो यहाँ पे स्टेरिक पॉइंट पे एक लिखा हुआ है कि इट इज यूजुअली डिफाइंड रिस्पेक्ट टू अ फिक्स रेफरेंस पॉइंट। वही चीज जो मैं आपको बात कर रहा था कि किसी भी पॉइंट का एक खास पॉइंट पे ही हम लोग हमेशा मूवमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। अदरवाइज इसको कोई लॉजिक नहीं होता कि कोई भी क्रॉस सेक्शन या फिर आपका कोई पूरा एरिया में कैलकुलेट करने का। ठीक है, मूवमेंट के बारे में आपको आता है ना? हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं? कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके ठीक है। तो मूवमेंट हम लोग का क्लियर हो गया, क्योंकि हम लोग मूवमेंट एक चैप्टर ही पढ़ लिए थे। अब देख लेते हैं हम लोग क्या कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, टॉर्क के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। क्या है कि मान लीजिए, देखिए टॉर्क और मूवमेंट दोनों को आप एक साथ जोड़ सकते हैं कि दोनों सेम ही है। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि मूवमेंट के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं तो उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात करते हैं और टॉर्क का बात हम लोग रोटेशन में करते हैं। बस डिफरेंस इतना सा है कि जब हम मूवमेंट का बात करते हैं तो वहां पे क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात करते हैं कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं। लेकिन टॉर्क का अगर बात करें हम लोग तो उसमें क्या होता है कि वहां पे कोई ऑब्जेक्ट अगर कर रहा हो, क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉज दैट ऑब्जेक्ट टू रोटेट। मतलब यही है कि आप देखिएगा, दरवाजा को खोलिएगा या फिर बंद करिएगा, एक हाथ से आप उस दरवाजे को कितना फोर्स लगा के उस दरवाजे को रोटेट कर रहे हैं। तो आप जो उस हाथ की वजह से फोर्स लगा रहे हैं और आपका दरवाजा कितना आपके आगे पीछे हो रहा है।
तो वो जो आपका कंडीशन है ना, मेजरमेंट है, उसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, मोमेंट क्या था, एक डिस्टेंस था। अब टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर तो नहीं बोलेंगे, फोर्स इनटू एंगुलर डिस्टेंस बोलेंगे। वहां पे क्या था, एंगुलर डिस्टेंस नहीं था। एंगुलर का मतलब होता है कि कहीं पर भी आपका अगर एक एंगल में आप एक बॉडी को आप अगर रोटेट करा रहे हो, बात को समझना है यहाँ से। यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक बीम लिए हैं, देखिएगा नीचे की तरफ आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप अपना दरवाजे को बंद करते हैं या खिड़की को बंद करते हैं, एक तरफ फिक्स रहता है या फिर हिंज पॉइंट जिसको पिन पॉइंट बोलते हैं हम लोग। तो लोहे का दरवाजा कभी बंद करिएगा तो देखिएगा, इस चीज को फील करिएगा कि आपको लोहे का बहुत मोटा वाला लोहे के दरवाजे को जब बंद करिएगा ना, आपको दिखेगा कि आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ता है या फिर ताकत लगाना पड़ता है, तब जाके आपका दरवाजा आगे पीछे होता है। तो वो जो फोर्स लगा रहे हैं और आपका दरवाजा आगे पीछे हो रहा है, एक या फिर एक और एग्जाम्पल बढ़िया सा है, रेंच ले लीजिए और एक जब नट को आप खोलिएगा ना, तो क्या होता है ना कि आप नट को जब टाइट करते हैं, क्या करते हैं कि एक रेंज को आप घुमाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि आपका फोर्स लग रहा है और रेंज की वजह से जहां पे नट में एक टाइटनेस का वैल्यू आता है, तो क्या हो रहा है कि एक फोर्स लग रहा है और एक आपका एंगुलर डिस्टेंस मिल रहा है। तो वो दोनों का जो प्रोडक्ट मिलता है, तो वो मेरा क्या है, एक तरीका का टॉर्क है। और उसके बाद टॉर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो सारा चीज हम लोग जानते हैं। सिर्फ आपको एक थोड़ा सा हम ये कर देंगे, एक्सप्लेनेशन दे देंगे थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर। तो ये चीज आपको आना चाहिए कि जब हम एक सलाई रेंज से, कोई भी रेंज से अगर एक नट बोल्ट को टाइट कर रहे हैं, तो वहां पे जो मेरा हाथ की वजह से या फिर कोई भी, अभी तो आजकल ऑटोमेटिक आ गया, ये इलेक्ट्रिकल आ गया पूरा, तो वो हो जाता है। लेकिन जो हम लोग का मैनुअल रेंज होता है, वहां पे जो आप लोग देखिएगा कि उसमें जो फोर्स लग रहा था और एक एंगुलर डिस्टेंस मिल रहा था, दोनों का प्रोडक्ट को ही हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो अब चीज समझ में आया कि नहीं, टॉर्क और मूवमेंट के बारे में, पहले ये चीज बताओ, उसके बाद हम लोग फिर से बात यस सर। करें। एक जन को समझ में आया, दो जन को? हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ सर समझ में। तो आपको अगर टॉर्क का अगर डेफिनेशन बोले कोई अगर, तो आप बोल पाइएगा ना? ये रेंच वाला एग्जांपल हाँ दे सर। पाइएगा, ये रेंच वाला एग्जांपल दे पाइएगा ना कि यस सर। कैसे कैसे देना है? तो ये यस चीज देखिए, आप जो है ना, डिप्लोमा और आईटीआई जो होता है, ये आप लोग का प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जब हायर लेवल में जाइएगा तो आपको तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा विद मतलब प्रैक्टिकल। बट जब आप डिप्लोमा और आईटीआई का हम लोग जब बात करते हैं ना, तो आप क्या है में क्यों कंपनी में आपको रखता है ज्यादा, देखिएगा आजकल का ट्रेंड क्या है, सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट आईटीआई का हो रहा है, उसके बाद डिप्लोमा का, उसके बाद बीटेक और एमटेक का होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए क्यों हो रहा है, ये चीज आपको भी पता है। कोई भी अगर आपका मैनुअल अगर वर्क करना है, तो वो पहले आईटीआई करेगा, फिर उसके बाद उसको डिप्लोमा उसको सुपरवाइज करेगा, उसके बाद उस सुपरवाइज को फिर आपका एक हायर डिग्री चाहिए। तो ज्यादा मांग आजकल इंडिया में जो है आईटीआई का है, उसके बाद क्या करके आपका डिप्लोमा का है आजकल ट्रेंड जो है। और यही रहेगा क्योंकि इंडिया में आदमी ज्यादा है। अभी तक हम लोग जापान की तरह मशीन यूज नहीं कर सकते, इसमें हम लोग का मेन पावर ज्यादा है, ह्यूज मैन पावर। और इसी ह्यूज मैन पावर को लेकर के हम लोग को आगे बढ़ना है। तो ज्यादा देखिएगा, जितना दिन बढ़ते जाएगा, डिप्लोमा का डिमांड और ज्यादा होते रहेगा। क्योंकि बीटेक को जो सैलरी रिक्रूट करने में जो सैलरी देना पड़ेगा कंपनी को, उसके कंपैरिजन में उस सैलरी में तीन चार एक डिप्लोमा का लड़का को रिक्रूट करने में उसको मिल जाएगा सेम सैलरी में। तो वो इसी वजह से आजकल कंपनी चाहती है कि कम उम्र का लड़का को जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा सिखा कर उस पोजीशन पे पहुंचा दिया जाए। तो आप लोग के लिए अच्छा है कि डिप्लोमा आज ट्रेंड में है, अच्छा है, और आईटीआई भी अच्छा है। तो इसी वजह से बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का अगर बात करें, तो थर्ड नंबर पे क्या था हम लोग का, यहाँ पे कपल्स का बारे में हम लोग का था, वो भी पढ़ लेते हम लोग, क्योंकि ये डिफिनेशन तीनों जब तक एक साथ में पढ़िएगा नहीं, चीजें समझ में आएगा नहीं। फिगर दोनों को, टॉर्क का फिगर और अपना कपल्स का फिगर को देख के ना थोड़ा विजुअलाइज करिएगा। हम दोनों फिगर को दिखा रहे हैं, क्या हो रहा था, टॉर्क में भी एक फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ। अब हम लोग का क्या है, कपल्स का, पहले फिगर को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखिए टॉर्क में जो मेरा एक फोर्स लग रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा था, एक तरफ मेरा फिक्स था बीम। अब क्या हो रहा है, बीम या फिर जो भी बोलिए आप,
अब क्या हो रहा है कपल्स में, हम जस्ट क्या लगा एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लगा रहे हैं कुछ डिस्टेंस पे। वही चीज बोल रहे थे कि जब तक आप पैरेलल फोर्सेस के बारे में समझिएगा नहीं, चीज आपको ज्यादा समझ में आएगा नहीं। अब आपको पता है कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में अगर हम बात करें, मतलब क्या कि फोर्स लग रहा है सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सेम है, और डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है मेरा, चेंज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्शन को सिर्फ आपको चेंज करना है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखना है, आपका डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट रखना है, और उसका बीच का जो डिस्टेंस है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स जो है वो हमेशा पैरेलल रहेगा। तो क्या है कपल, एक तरह का टॉर्क है, कहाँ पे है आप इसका एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं, ट्विस्टिंग भी बोल सकते हैं। couple in mechanics pair of equal parallel forces that are opposite in direction। अब इसका एग्जांपल कैसे दे सकते हैं आप, कभी ऐसा किए हैं क्या आप, रस्सी समझते हैं ना? हेलो? Yes, sir. जी सर। तो रस्सी में कभी पांच या फिर ऐसा किए हैं कभी, दो जन दो तरफ पकड़ के? देखिएगा जब जब कभी भी ना ये चीज किए होंगे, आप लोग थोड़ा विजुलाइज करे होंगे कि एक तरफ से ही कभी भी आप लोग ना पाक नहीं देते या फिर ऐड नहीं है। कोई अगर क्लॉकवाइज अगर पाक देता है या फिर ऐडता है, तो एक आदमी दूसरी तरफ से क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज देता है। तो मतलब यही है यहाँ पे, इसका मतलब जो आप यहाँ पे फिगर दिख रहा है ना आपको, कि एक चीज को आप पकड़ के, या फिर जब कभी भी आप लोग अगर मिस में रहते हैं, तो आप हो सकता है बहुत जगह पे क्या करते हैं, जब आप कपड़ा को क्या करते हैं, भिगो के जब सूखने देते हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, थोड़ा निचोड़ते हैं। तो निचोड़ते हैं, देखिएगा एक हाथ और दूसरे हाथ में जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है वो क्या होता है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा। ऐसा नहीं कि जो दायां वाला हाथ मेरा क्लॉकवाइज लग रहा है तो दायां वाला हाथ भी क्लॉकवाइज ही रहता है। जब भी आप कपड़े को निचोड़ते हैं ना, तो देखिएगा हमेशा आप अपना ट्विस्ट करना चाहते हैं हमेशा अपने हाथ को और कपड़े के साथ, तो वहां पे क्या होता है, पानी बाहर निकलता है कपड़े से दब जा करके। तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वहां पे एक कपल्स लगा रहे हैं आप, उसी का मतलब है कि कपल्स का मतलब है कि किसी भी बॉडी पे आप एक अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इक्वल क्या है, ये सब डिफिनेशन डायरेक्ट आ जाए। क्या होता है, दो फोर्सेस लग रहा है हमेशा, दे देता है ऑप्शन में कि कपल्स में कितना फोर्स लगता है और टॉर्क में कितना फोर्स लगता है। मान लीजिए कपल्स में अगर 20 न्यूटन का दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट रहेगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। आप इतना ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे थे बाएं वाला साइड में, नीचे की तरफ वही वाला फोर्स लगेगा। मतलब देखिए यहाँ पे हम एफ 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 ही लिखते हैं, ऐसा नहीं कि F1 F2, मतलब दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रखें, सिर्फ इसका डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो क्या होता है कि आपका एग्जाम में आ जाता है कि इन कपल देयर आर वन फोर्स विल बी एक्ट, बी नंबर ऑप्शन, देयर विल बी टू फोर्स विल बी एक्ट, थर्ड नंबर में थ्री फोर्सेस कैन बी एक्ट, फोर्थ में नन ऑफ दिस। तो आपको हमेशा टिक करके आना है कि टू फोर्सेस विथ ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर आपको टॉर्क का बात करें, बहुत बढ़िया से याद रखना, टॉर्क इज applicable only for one forces, not more than one forces। अगर जब more than one forces कर देंगे, तब जाकर हम लोग फिर मूवमेंट या फिर दूसरे का बात करेंगे। हो सकता है टॉर्क में ज्यादा, एक से ज्यादा फोर्स हो सकता है, लेकिन उसका डिस्टेंस का मतलब उसको हमेशा कैलकुलेट करना है डिस्टेंस के साथ। लेकिन टॉर्क में क्या होगा कि वो फोर्स सेम डायरेक्शन में हो सकता है, एक इंक्लाइन प्लेन में हो सकता है, लेकिन कपल में क्या होगा, अगर कपल का बात करें, दो ही फोर्स होगा, और वो दोनों फोर्स के बीच में आपका क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा, आपका 90 डिग्री एंगल होगा विथ ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं बताइए? अगर समझ में आया तो लिख लीजिए, ये वाले 2 मिनट दे रहे हैं। होगा सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए बढ़िया से आप लोग ना, खाता में नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग को हो सकता है इजी लगे, लेकिन 4 दिन बाद जाऊंगा, देखिएगा पूछेंगे हम 4 दिन बाद के बाद लास्ट में, देखिएगा आप लोग पता नहीं पाइएगा दोनों, मतलब टॉर्क और कपल में आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। ये जो एनालिटिकल मेथड है ना हम लोग का पैरेलल फोर्सेस का, यहाँ पे देखिए एक फिगर है आपको,
एग्जाम्पल 4 जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है 1 में, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 like parallel forces of 50 Newton and 100 Newton at the ends of a rod with 360 mm long. Find the magnitude of the resultant force and the point where it acts. ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो उससे पहले क्या करना है आपको कि हम लोग जो क्या किए थे, रिजल्टेंट फोर्स की वजह से क्या कर रहे थे हम लोग उतना दिन से, कि जो रिजल्टेंट फोर्स जो था ना वो क्या कर दे रहे थे, इक्वल कर दे रहे थे। ठीक है, मूवमेंट की वजह से जो हम लोग का लग रहा था वो मूवमेंट लगा करके सारे जगह पे इक्वल कर दे रहे थे। तो आपको क्या करना है, पहले देखना है कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, अगर दोनों सेम डायरेक्शन हो रहा था तो उसको प्लस कर देना है, अगर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो उसको माइनस कर देना है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आप निकाल सकते हैं, पैरेलल फोर्सेस दोनों है। अब हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एक चीज याद रखिए कि लॉ ऑफ पैरेलल थ्योरम या फिर आपका जो ट्रायंगुलर थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से जो आ रहा था हमको कुछ दिन पहले कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करके अंडर रूट कर रहे थे, प्लस वाई का कर रहे थे, वाई का स्क्वायर कर रहे थे, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था वैसा अभी नहीं करना है। क्या करना है यहाँ पे, अगर रिजल्टेंट फोर्स का या फिर आर का वैल्यू जो कैलकुलेट करना है, अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको पॉजिटिव प्लस कर देना है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको माइनस कर देना। ठीक है, अगर पैरेलल दोनों फोर्सेस है, अगर किसी एंगल में लग रहा था या फिर किसी एंगल में लगता तो हम लोग क्या करते, कुछ और कर देते, मतलब जैसे हम लोग का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम थ्योरम था उसको हम लोग यूज कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग का एक दोनों जो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे आप देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइक पैरेलल फोर्सेस है। अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस रहेगा तो रिजल्टेंट फोर्स समेशन होगा, अगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस रहेगा तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेगेटिव, मतलब माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करिए कैसे होगा, दोनों फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, 50 न्यूटन और 100, बीच में क्या लग रहा है, एक आर है इस पॉइंट पे, तो हम लोग का आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 प्लस 100 न्यूटन, जो हम लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू, सिंस द गिवन फोर्सेस आर लाइक एंड पैरेलल देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों का समीकरण हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर कोई फोर्स अगर एक अनलाइक पैरेलल फोर्स रहता तो हम इसको दूसरे के साथ, मतलब जो ऊपर की तरफ लगता है उसको पॉजिटिव मान लेते और नीचे वाले को नेगेटिव मान लेते, उसी हिसाब से हम लोग लिख लेते। यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, लाइक पैरेलल फोर्सेस है, इसी वजह से हम लोग दोनों को प्लस मान ले रहे हैं। ठीक है, हेलो जी सर। ओके। उसके बाद हम लोग वही पोजीशन फाउंड आउट करने के लिए दो पैरेलल फोर्स के बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा उसके लिए बहुत इजी है, बोल रहे हैं पहले इसको कैलकुलेट करिए, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। समझ में आया कि नहीं, क्यों क्यों प्लस हो रहा है दोनों पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि ये लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, चले। जी सर। उसके बाद क्या है दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें जो है इसका पोजीशन कहाँ पे होगा रिजल्टेंट फोर्स का, मतलब क्या एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी जो फिगर में दिख रहा है आपको कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, कुछ आप बहुत बढ़िया से जानते हैं कि जो मैं यहाँ पे सी पॉइंट पे जो होगा, सी पॉइंट पे आप क्या कर दीजिए, क्या होगा सी पॉइंट पे, अगर हम बात करें सी पॉइंट पे आप मोमेंट जीरो कर दीजिए, मतलब मोमेंट अबाउट पॉइंट सी। ठीक है, तो आपका एक्स का वैल्यू पता लग जाएगा। अगर मेरा ए सी का वैल्यू एक्स है और टोटल ए बी का वैल्यू अगर 360 mm है तो सी बी कितना हो जाएगा, 360 माइनस एक्स हो जाएगा, 360 मिलीमीटर माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद क्या करिए, टेकिंग मोमेंट्स अबाउट सी इक्वल्स टू 0 दीजिए, बस वो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है,
आपको क्या करना है, AC आपको कैलकुलेट करना है, फिगर में दिया हुआ है, आपको चिंता करने का भी जरूरत नहीं, फिगर में दिया हुआ है आपका। अगर AC अगर x है और AB टोटल वैल्यू अगर आपका 60 मिलीमीटर है तो CB निकल जाएगा। और उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पे मेरा रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है C पॉइंट पे, आप वहां पे मोमेंट को 0 कर दीजिए, मतलब टेकिंग मोमेंट अबाउट C इक्वल्स टू करके 0 कर दीजिए। ठीक है, 0 करिएगा। ठीक है, तो एक चीज आप बताइए, अगर C पॉइंट का बात करें, C पॉइंट पे हम मोमेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, फोर्स मेरा कहाँ पे लग रहा है, A पॉइंट पे और B पॉइंट पे, दोनों फोर्स क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब क्या मेरा वर्टिकल एक्सिस में लग रहा है, और हमको डिस्टेंस कहाँ पे, CB क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। ठीक है, इसकी वजह से मोमेंट क्रिएट होगा 100 न्यूटन की वजह से। सिमिलरली अगर हम बात करें AC का, ये पे कितना लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब वाई एक्सिस में, डाउनवर्ड वाई एक्सिस में लग रहा है कितना, 50 न्यूटन, और हम डिस्टेंस कहाँ पे ले रहे हैं, AC, मतलब क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ले रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री एंगल दोनों के बीच में है। उसके बाद दोनों का डायरेक्शन भी देख ले रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसके लिए हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। अब 50 न्यूटन को खींच के किधर लेके जाइए, C की तरफ, तो ये आप देखिएगा किधर की तरफ लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ लग रहा है। क्या 50 न्यूटन की वजह से क्या एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है? यस सर। तो हाँ, तो उसकी वजह से तो नेगेटिव होगा वैल्यू। और 100 न्यूटन का जो पकड़ के, जो हेड को पकड़ के C की तरफ ले जाइए, तो देखिए किधर उंगली घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो बस C पॉइंट पे सारा इंडिविजुअल फोर्सेस के वजह से मूवमेंट को क्या कर दीजिए, समेशन करके 0 कर दीजिए, मतलब क्या। सर हाँ बोलो। सर बोलो। 50 न्यूटन की वजह से एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, ये नहीं समझ में आया। 50 न्यूटन का जो हेड है ना, जहाँ पे तीर का निशान है, उसको पकड़ो और C पॉइंट की तरफ लेके जाओ। यस यही तो सर। कंडीशन है। किधर उंगली घूम रहा है तुम्हारा, एंटी क्लॉक। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। यस सर। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। बस। उसके बाद देखो 100 न्यूटन का जो जो तीर का निशान, जहाँ पे उसको पकड़ो और C की तरफ लेके जाओ, किधर उंगली घूम रहा है, क्लॉकवाइज की तरफ, इसी वजह से उसको पॉजिटिव मान लो। तो C पॉइंट पे हम लोग मूवमेंट 0 करेंगे, क्योंकि वहां पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। हमेशा क्या करना है, पैरेलल फोर्सेस क्लॉकवाइज लगे। एंटी क्लॉक। हाँ, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लग रहे हैं, तो इसी वजह से एक में नेगेटिव, एक में पॉजिटिव। अब क्या करिएगा, क्लॉकवाइज वजह से पॉजिटिव करेगा, तो 100 इंटू CB माइनस 50 इंटू AC 0 कर दीजिएगा, वहां से देखिएगा x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्या बोले हम, 100 इंटू BC, ठीक है, 100 इंटू BC माइनस 50 इंटू AC इक्वल्स टू 0। वहां पे देखिएगा CB का वैल्यू क्या बोले थे, 360 माइनस x, वहां पे बैठा दीजिएगा दोनों वैल्यू, वहां पे x मिल जाएगा। कैलकुलेट करके बताइए x का वैल्यू कितना आ रहा है, आप लोग बताइए पहले। आ रहा है, उस लिख पहले। सर साउंड कट रहा है आपका। अरे अभी ठीक है। जी सर। हम तो सर 240 आ रहा है सर, 240। हेलो सर, x इज इक्वल टू 240 240 आ रहा है। यूनिट भी बोल, न्यूटन मीटर सर। एक्स का अच्छा मीटर सर, मीटर होगा सर। नहीं, मिलीमीटर क्यों, सर mm होगा। हाँ सर एम। क्यों 60 आप आप सर आवाज आवाज नहीं आ रहा। आ रही है क्या, आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। आप मीटर मिलीमीटर में क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं ना, जब 360 माइनस किए थे ना आप, तो
उस समय आप पॉइंट मिलीमीटर में चेंज नहीं किए थे, उसको मीटर में चेंज नहीं किए थे, डायरेक्ट मीटर में ही लिख दिए थे, मिलीमीटर में ही लिख दिए थे, मीटर में चेंज नहीं किए थे। तो वो जो x का वैल्यू आएगा हमेशा मिलीमीटर में ही आएगा, क्योंकि किसी भी भी जब तक आप हाँ सर, 240 मिलीमीटर ही होगा सर वो। हाँ, जब तक आप सेम नहीं करेगा तब तक प्लस माइनस नहीं करते हैं आप। मतलब क्या 360 माइनस एक्स कर रहे हैं, मतलब क्या x को आप मिलीमीटर में पकड़ रहे हैं। ये चीज आपको पहले बहुत पहले समझाए थे, इसी वजह से आज के दिन की वजह से ये सब चीज समझाए थे। आप किसी भी यूनिट को आप जब तक सेम नहीं करिएगा तब तक उसको प्लस माइनस, हम प्लस माइनस का सिर्फ बात कर रहे हैं, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप 360 माइनस एक्स के मतलब क्या माइनस कर रहे हैं। मतलब क्या आप अगर जब तक x को मिलीमीटर में नहीं पकड़िएगा तब तक आप 360 से उसको माइनस नहीं कर पाइएगा। अदरवाइज उसको 360 डिवाइडेड बाय 1000 करिए, उसको मीटर में लाइए, उसके बाद x का भी वहाँ पे किस में आएगा, मीटर में आएगा। चीज समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो ये मेरा पोजीशन है, कहाँ से, ए सी जो मेरा है, ए से इसका पोजीशन कितना दूर पे है, 240 मीटर दूरी पर है मेरा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हम लोग का 3 बजे से मीटिंग है टीचर।